आप खुद से एक बार देख लेना तो ये याद हो जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उप क्षेत्रवार वितरण। तो इसका क्रम पूछा जा सकता है आपका कि सेवा क्षेत्र के जो उप क्षेत्र है उसमें मतलब कि कौन किसका भार जो है ज़्यादा है, किसका कम है। तो देख लीजिए, इसमें सबसे एक ट्रिक भी यहाँ पे दी गई है, हीरो। तो अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है वो आपका होटल, व्यापार और जलपान गृह है, इस क्षेत्र का योगदान है। और दूसरे नंबर पर जो है वो रियल इस्टेट है। तो यहाँ पे ER का इन्होंने RE कर दिया, तो रियल इस्टेट वाला हो गया। और उसके बाद में जो है आपका अदर सर्विसेज का नंबर आता है। और उसके बाद में फिर आपका परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र और फिर लोक प्रशासन 7%। तो इस तरीके से आपका सेवा क्षेत्र का अगर क्रम पूछा जाए कि सेवा क्षेत्र में कौन सी चीज़ का भारांश सबसे ज़्यादा है, तो आप आराम से कर दोगे। आप इसमें हीरो को ध्यान रख सकते हो, होटल, रियल इस्टेट और अदर सर्विसेज, ये क्रम है इनका। प्रतिशत में नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग सिर्फ क्रम ध्यान रखिए इनका, वहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग पर्यटन पे। देखिए, ये जो पर्यटन है इस पर बात करते हैं। तो वर्ष 2022 कितने पर्यटक थे हमारे पास? नवंबर 2022 तक 986.96 लाख। इसमें से 983 लाख तो स्वदेशी है और 3 लाख जो है वो विदेशी है। अगला, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 जो है 18 अप्रैल 2022 को आई थी। इसमें है कि फिल्म डेस्टिनेशन शूटिंग को बढ़ावा देने हेतु और कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ रुपए या 15% अनुदान दिया जाता है। इसमें फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति आई थी, कब आई थी? 18 अप्रैल 2022 को आई थी। एक तो शूटिंग को बढ़ावा देगी, और दूसरी बात जो कुल उत्पादन लागत है उसमें 2 करोड़ रुपए या 15% का अनुदान की व्यवस्था की गई है। तो याद रखना है। अगला है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए 2022 में आई है। तो 30 नवंबर 2022 को लागू, ये योजना 30 नवंबर 2022 को लागू हुई थी। और इसमें क्या है कि 25 लाख तक का जो ऋण है उस पर 9% ब्याज सब्सिडी, 25 लाख तक का जो ऋण है उस पर 9% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। न्यूनतम रुपए 1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 10 वर्ष SGST का 100% पुनर्भरण। फिर हम लोग देख लेते हैं कि पर्यटन क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो पर्यटन क्षेत्र में पर्यटन विकास कोष की जो राशि है उसको बढ़ा करके, कितनी थी पहले? 500 करोड़ थी, उसको बढ़ा करके 1000 करोड़ कर दिया गया है। और 1000 में जो 600 करोड़ है वो पर्यटन के लिए है, और 400 करोड़ उसमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जाएगी। तो ये आप दोनों ध्यान रखना। बजट 2023-24 में इस राशि को और बढ़ा दिया गया है, और अब जो पर्यटन विकास कोष की राशि है उसको 1500 करोड़ कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है, 1500 करोड़ कर दिया गया है इसको। अभी शुरू कितने से हुआ था? 500 करोड़ से था, फिर बढ़ा के 1000 किया, 1500 कर दिया था। तो याद रखना है पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किए जा रहे हैं। एक देखिए आप, ये राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन, जो डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन है, ये सीधा सीधा एक लाइन में हो सकता है क्वेश्चन। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आपका जयपुर में है। और बजट 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बागड़ पर्यटक सर्किट बनाया गया। तो आपको पता ही है वागड़ कहाँ पे है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र हो जाएगा। और एक बनाया है रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ कहाँ है? 12 में है। तो जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, वागड़ पर्यटक सर्किट कहाँ पे है? डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा। रामगढ़ क्रेटर है, ये जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। तो आराम से आप लोग इसको कर लेंगे। अगला है महत्वपूर्ण अवार्ड। महत्वपूर्ण अवार्ड कौन कौन से हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो जो कुंभलगढ़ है, और कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, वैसे तो अलग अलग है दोनों,
इनको हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर अवार्ड दिया गया है। इनको हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया का सिल्वर अवार्ड, हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। और फिर एक ऐप बनाया है हमने, राजस्थान पर्यटन ऐप, जो पर्यटन दिवस के दिन बनाया गया। पर्यटन दिवस कब आता है? 27 सितंबर को, 27 सितंबर को आता है ये। तो इस दिन हमने पर्यटन ऐप बनाया था, और जो पर्यटन ऐप है इसको 27 सितंबर पर्यटन दिवस के दिन लॉन्च किया। और केरल पहला राज्य था, राजस्थान ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है। और पर्यटन नीति हमारे यहाँ पर जो आई है वो 2020 है, 9 सितंबर 2020। और मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना चलाई गई है। कब से शुरू हुई है? 22 सितंबर 2021 को शुरू हुई है। और 25 लाख रुपए तक का ऋण इसमें दिया जाता है, और 9% अनुदान भी है। फिर देखते हैं हम लोग आगे कि 16 अप्रैल 2021 को गेस्ट हाउस योजना, 21 अक्टूबर 2021 को पेइंग गेस्ट योजना, और मीरा स्मारक जो है वो राव दूधागढ़ मेड़ता और राजकीय संग्रहालय है भरतपुर में। नेक्स्ट देवस्थान विभाग की हम लोग बात करते हैं। देवस्थान विभाग जो है इसमें देख लेते हैं हम कि वरिष्ठ नागरिक है, उनकी तीर्थ यात्रा योजना है। वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम जगन्नाथपुरी रेल मार्ग, निशुल्क हवाई जहाज पशुपतिनाथ। देखिए नेपाल ले जाया जाएगा इनको हवाई जहाज से, और रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी है यहाँ लेके जाएंगे इनको रेल मार्ग से। तो देवस्थान विभाग है उसने बहुत अच्छी योजना चलाई है वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की। तो इसमें इनको रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी है वहां तो रेल मार्ग से लेके जाएंगे, और जो पशुपतिनाथ है ये कहाँ पे? नेपाल में है, तो वहां पे इनको हवाई जहाज से लेकर के जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्कीम है देवस्थान विभाग की। और कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा की योजना भी है। इसके लिए आपको जो मतलब वरिष्ठ लोग हैं उनको 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था की गई है देवस्थान विभाग के द्वारा। तो ये काफी अच्छी स्कीम है। वित्तीय सेवाओं के बारे में बात करते हैं तो बैंकिंग सेवाएं जो है हमारे यहाँ पे, उसमें जो ये आंकड़े दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ से प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन होगा, आप लोग छोड़ सकते हैं वैसे। बस थोड़ा सा आइडिया रखो कि जो जमा वृद्धि है वो राजस्थान की ज़्यादा है भारत से, और जो साख की जमा है ये भी राजस्थान की ज़्यादा है भारत से, और जो ऋण वितरण है ये भी राजस्थान का ज़्यादा है भारत से। तो आप ये ध्यान रखना कि जो भी आंकड़े दिए जाए उसमें राजस्थान ज़्यादा है बैंकिंग सेक्टर में भारत से, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, उसमें आपका काम हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे जो है 10,099 व्यक्तियों पर एक बैंक है, ये भी ध्यान रखना है। मतलब 42.85 वर्ग किलोमीटर, मतलब 42 किलोमीटर पे एक बैंक है और 10,000 व्यक्तियों पर एक बैंक है। बस मोटा मोटा आइडिया रखना, उसमें आपका काम हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं डिजिटल भुगतान की। तो 4 जिले हैं, उनका 100% डिजिटलाइजेशन हो चुका है। इसमें अजमेर है, धौलपुर है, जैसलमेर है और सिरोही है। तो देखिए दोनों तो लास्ट वाले बॉर्डर वाले हो गए, इधर से जैसलमेर लास्ट वाला हो गया, उधर से धौलपुर लास्ट वाला हो गया, नीचे से सिरोही हो गया और बीच में अजमेर हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 जिले हैं जिनका 100% क्या हो चुका है, डिजिटलाइजेशन हो गया है। और अगला है कि पीएम जनधन योजना है, उसके अंतर्गत 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और 90% आधार से लिंक है। पीएम जनधन योजना है, इसके अंतर्गत 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और 90% जो है आधार से लिंक किए गए। तो ये हो जाएगा। अगला है योजनाएं कौन कौन सी चल रही है, तो आप देखिए पहली है स्टैंड अप इंडिया योजना। तो इसमें क्या है कि लाभार्थी कौन होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगी और महिला उद्यमी होंगी, एससी एसटी और महिला उद्यमी। इसमें क्या होगा कि 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक के ऋण की सुविधा है। कितने सालों के लिए है ये? 7 वर्ष के लिए है। और ये क्या है कि गैर कृषि क्षेत्र जो है वहां पे हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाएगा। एससी एसटी और महिला को दिया जाएगा। 1 करोड़ तक की राशि है 10 लाख से और 7 वर्षों तक है। और हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए गैर कृषि क्षेत्रों में ये दिया जाएगा। अगला है डीबीटी। डीबीटी जो है, डीबीटी सलाहकार बोर्ड बनाया है हमारे यहाँ पे, उसका अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव होता है। डीबीटी सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन? मुख्य सचिव। तो डीबीटी सलाहकार बोर्ड कब से प्रभावी हुआ? ये 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी हो गया है।
आगे देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार। तो जन सूचना पोर्टल है, और आपको पता ही है आरटीआई जब आया था उसमें इसकी चर्चा है, और मतलब उसके अकॉर्डिंग ही ये बनाया है, और योजनाओं की जानकारी सुलभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाएगा, और 115 विभागों की 331 योजनाएं उनके बारे में ये सूचना देगा, और देश में ऐसी पहली योजना है ये जन सूचना पोर्टल, राजस्थान में बनाया है। अगला है यूआईडी आधार। तो आधार जो है 12 अंकों का होता है, और राज्य में 7 करोड़ आधार कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको पता है, बस 12 अंकों का होता है आधार नंबर, आपको पता भी होगा। 4-4 के जोड़े में 3 बार लिखे होते हैं आपके आधार कार्ड पे, आप निकाल के चेक भी कर सकते हो एग्जाम हॉल में भी। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि आपके पास होती है, और आपको अगर टाइम पे क्लिक करें तो आप वहाँ काउंट करके भी उसका आंसर दे सकते हो इधर उधर देख के। अगला है राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल है, ये एक शिकायत निवारण तंत्र है, और मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन नंबर है 181 है, नहीं पूछा जाएगा। फाइबर टू होम जो है ये बीएसएनएल के साथ एक समझौता है, और राजस्थान की जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें प्रति 5 FTTH कनेक्शन ग्रामीण राजकीय कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा फाइबर टू होम, बस इतना सा ध्यान रखना है कि बीएसएनएल के साथ में किया गया एक समझौता है। और अगला है आपका GWMS, PW के सिविल कार्यों की प्रक्रिया एवं मॉनिटरिंग को ऑनलाइन करने हेतु। PWD के जो सिविल कार्यों की प्रक्रिया है एवं मॉनिटरिंग है उनको ऑनलाइन किया जाएगा GWMS के माध्यम से। फिर हम लोग बात करते हैं राज VC। तो देखिए राज VC क्या है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि 8 टेली प्रेजेंस रूम है, यहाँ पे 600 प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो है, और 9800 प्लस ई मित्र प्लस मशीनें हैं। मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, लेकिन एक बार नज़र घुमा लीजिएगा। राजनेट एवं राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, उसको राजस्वान बोलते हैं, इसके माध्यम से जो ग्राम पंचायत स्तर है वहाँ पर कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है, राजनेट और राजस्वान। तो राजस्वान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, राजनेट तो आपको पता ही है, ये क्या करते हैं, पंचायत स्तर पर कनेक्टिविटी के माध्यम है। तो राजस्वान का मतलब हो जाएगा राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। फिर है वीडियो वॉल और IP फोन, इनके माध्यम से जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए प्रसारण सरल हो गया है। ई मित्र सेवा भी शुरू की गई है। राजस्थान ने 2002 में एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म ई मित्र लॉन्च किया था। राज ई साइन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्लस हस्ताक्षर, यह कार्य RISL के माध्यम से शुरू किया है। राजकॉम्प ने इसके लिए कार्य करने का लाइसेंस दिया है। ई संचार की हम लोग बात करते हैं तो SMS के माध्यम से सूचना भिजवाना आसान हो गया है। ई संचार जो नागरिक एवं विभाग के अधिकारियों को SMS के माध्यम से सूचना भिजवाना आसान हो गया है। तो मुझे नहीं लगता ये एक रिलेवेंट है यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से। ई मित्र, iFact, देखिए अब मुझे लग रहा है यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसी को बताने में फायदा है, बाकी आप पढ़ लेना क्योंकि इतना खास कुछ लग नहीं रहा है इनमें। iFact रियलिटी चेक मॉड्यूल का उपयोग IBRS आधारित कॉल के माध्यम से किसी भी विभागीय सेवा के सर्वे करने हेतु किया जाता है। iFact क्या है, ये IBRS आधारित कॉलों के माध्यम से किसी भी विभागीय सेवा के सर्वे के लिए होता है iFact। और भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर है, ये जयपुर में स्थापित किया गया है। सिंगल साइन ऑन SSO, तो समस्त उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार साइन करने के उपरांत विभिन्न एप्लीकेशन पर कार्य किया जा सकता है। सिंगल साइन ऑन SSO, तो SSO की फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, सिंगल साइन ऑन SSO, सिंगल साइन ऑन, तो याद रहेगी क्योंकि ये इस SSO ID बनती है, आपको पता ही है। फिर हम लोग बात करते हैं राजकाज जो है केंद्रीय IT प्लेटफॉर्म है, और जो सरकारी कर्मचारी है उनकी सेवा संबंधी सभी कार्य SSO के साथ लागू किए जा रहे हैं।
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा आधारित है ये, सुरक्षा के लिए एकीकृत समाधान है। तो 7 संभाग जो मुख्यालय है वहाँ पर 26 जिलों में अभय सेंटर स्थापित किए गए हैं और इनका लक्ष्य है कि सभी इनका लक्ष्य जो है वो है कि सभी जिलों में इन्हें स्थापित करना है। 7 संभागीय मुख्यालयों में 26 जिलों में अभय सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनको बोलते हैं अभय। अगला है राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी आरकेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त 2022 को आया था। आरकेट राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी 20 अगस्त 2022 को आया था, जयपुर और जोधपुर में है। और इसका जो उद्देश्य है वो है कि परास्नातक, स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए रोजगार के अवसर को समृद्ध करना है। तो राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी क्या करेगा, रोजगार के अवसरों को समृद्ध करेगा। कहाँ पर, जयपुर और जोधपुर में। कब शुरू हुई, 20 अगस्त 2022 को। तो याद रखनी है आरकेट किससे रिलेटेड है, तो रोजगार के अवसरों से। अगला है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर में है राजीव गांधी फिनटेक संस्थान। इसका उद्देश्य क्या है कि जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं हैं, साथ ही जो बीमा क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करना है। इसका बैंकिंग, वित्तीय और साथ में बीमा क्षेत्र में भी जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करना है। और कारवाड़ जोधपुर में जोधपुर विकास संस्थान प्राधिकरण को भूमि आवंटित की गई है। कारवाड़ जोधपुर देख लीजिए, कारवाड़ जोधपुर है, जोधपुर किसान संस्थान प्राधिकरण को भूमि आवंटित की गई है। फिर हम लोग बात करते हैं राज किसान साथी की। तो राज किसान साथी जो है ये जन आधार पर आधारित एक पोर्टल है और खेती करने में आसानी प्रदान करता है और एकल खिड़की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान जन आधार योजना। कब आई, 19-20 के बजट में था, 18 दिसंबर 2019 से शुरू हो गई और 5 अप्रैल 2022 को राज्य ने जन आधार कार्ड को राशन कार्ड घोषित कर दिया। जन आधार कार्ड अब क्या कहलाता है, राशन कार्ड भी कहलाता है, 5 अप्रैल 2022 से। और राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास निवासियों को नगद और गैर नगद सेवा वितरण के लिए एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस है। मतलब राजस्थान सरकार है वो एकमात्र ऐसा राज्य जो नगद और गैर नगद कैसे भी सेवा का वितरण कर सकती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा वेब का, फिर देखते हैं हम लोग जन आधार से वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण। सभी महिला मुख्यालयों का बैंक खाता होना अनिवार्य है। जन आधार से जो वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो सभी महिलाएं हैं, महिला मुखिया का बैंक खाता होना, महिला मुखिया जो है उसका बैंक खाता होना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसमें सभी महिला मुखियाओं के बैंक खाते खुल गए हैं। समस्त नगर पारिवारिक लाभ केवल महिला मुखिया के बैंक खाते में स्थानांतरित होते हैं। तो देखिए, अब जन आधार से वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण होगा। इसमें अब मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि सभी महिला जो मुखिया है उनका बैंक खाता होना अनिवार्य है और इसमें जो है सभी महिला मुखियाओं के बैंक खाते खुल गए हैं। और जो लाभ का हिस्सा है वो केवल महिला मुखिया के बैंक खाते में स्थानांतरित होते हैं। और विभिन्न योजनाएं जो है वहां पर सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप में आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन का प्रावधान भी है इसमें। और राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी की भी व्यवस्था है और 18 वर्ष से उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। और यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है। नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 18 दिसंबर 2019 से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रदेश में लागू हो चुका है और 4 अगस्त 2021 से ये नियम लागू हो चुके हैं। फिर हम लोग बात करते हैं जन आधार कार्ड और डीबीटी का क्रियान्वयन। तो सभी जो निवासी परिवार है राज्य में वो सब इसके पंजीयन के पात्र होंगे और 10 अंक का जो है ये परिवार पहचान संख्या प्रदान की जा रही है। और जो इस कार्ड में जो मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंक की व्यक्तिगत पहचान संख्या अंकित की गई है।
10 अंकीय परिवार पहचान संख्या और 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या अंकित की गई है, ध्यान रखना आप। आयोजना विभाग जो है, इस योजना के लिए प्रशासनिक विभाग है और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी जनाधार योजना अधिकारी है, पूछा जा सकता है। अगला है आई स्टार्ट पोर्टल। आई स्टार्ट पोर्टल जो है वो युवाओं के स्टार्टअप आइडियाज के लिए रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल, इंक्यूबेशन व फंडिंग जैसी सुविधाओं हेतु समर्पित पोर्टल है। इसके तहत क्यूरेट प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप को रेटिंग दी जाती है। क्यूरेट प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप को रेटिंग दी जाती है। हब एवं स्पोक मॉडल के तहत जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, पाली में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित। ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा देता है ई बाजार को। और रूरल आई स्टार्ट, स्कूल आई स्टार्ट रूपी नवाचार भी शुरू किए गए हैं। तो आई स्टार्ट पोर्टल ध्यान रखना। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान की स्थापना 1983 में, मुख्यालय इसका जयपुर में है और राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र SRSAC जोधपुर में है। पेटेंट सूचना केंद्र IPR के प्रति जागरूकता के लिए 1998 में परियोजना शुरू की गई है। राजस्थान फाउंडेशन प्रवासियों की राज्य के विकास में भागीदारी बढ़ाने हेतु अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इसका त्रैमासिक न्यूज़लेटर माहिरो संदेश और 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान की पहली NRI नीति जारी की गई है। तो देखिए मैंने इसको फटाफट भी कर दिया थोड़ा सा, और मुझे लगता है इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वो आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी और एक तरीके से याद करना है इनको, क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो समझाने वाली बात हो तो उसको समझाया जाए, लेकिन यहाँ पे फैक्ट ही फैक्ट है और 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर हो सके तो मेरे साथ में याद करने की कोशिश करो, या फिर एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा जाकर के। पूरी PDF मैंने आपको प्रोवाइड करवाई दी है, तो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी इकोनॉमिक सर्वे को यहाँ पे सोल्व करने में। देखिए इसको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उसमें मुझे नहीं लगता आपको मतलब कि इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है या समझाने की ज़रूरत है, आप खुद से भी ये कर सकते हो। और जो चैप्टर मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं आपको रुक के आराम से समझा रहा हूँ, लेकिन ये चैप्टर है पूरा फैक्चुअल है लगभग, तो आपको फैक्ट मैंने याद करवा दिए। बस मैं करते टाइम ये बता देता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए आसान हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद।